एक राजनीतिक पार्टी के रूप में साइड से लगाने की जरूरत नहीं है। व्यक्तिगत वर्ग से काम कर रही है और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 2022 में चुनाव प्रस्तावित विधानसभा पार्टिसिपेट कर रही है। इस सिलसिले में ये एक घोषणा पत्र जारी किया गया है जो इसके न्याय स्थापना अभियान के अंतर्गत जारी हुआ। इसमें ये घोषणा पत्र मीडिया को दिया जा रहा है और आम जनता के लिए इसे उपलब्ध कराया जा रहा है। न्याय विधानसभा एक राजनीतिक दल के रूप में काम कर रही है, लेकिन विगत ये लगभग 30 वर्षों से इसका ये पोस्टर भी जारी किया गया है। पोस्टर इसका भी देता है कि सूचना पत्र में इन विशेष बातों का समावेश किया गया है। वास्तव में ये सागर में सागर जैसा इसको आगे लॉन्च किया जा रहा है। ये एक पोस्टर हम लोग ये प्रयास घरों में लगाने के लिए कि हर नागरिक अपने घर में इसे पोस्टर को चिपकाए। ये वास्तव में कोई राजनीतिक वैसा व्यावसायिक कैंपेन नहीं, बल्कि न्याय स्थापना अभियान के अंतर्गत जो विगत 30 वर्षों से चल रहा था एक सामाजिक संगठन के रूप में न्याय विधानसभा काम कर रही थी। इसके प्रस्ताव प्रायः अभी हर पार्टी उससे अवगत है, हर सरकार अवगत है, हर सामाजिक संगठन अवगत है। कई बार लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस इसमें आयोजित कर चुके हैं और हरिद्वार में इसका मुख्यालय है। हम लोग जानते हैं कि देश को न्याय की जरूरत है। न्याय के बिना कोई नेतृत्व किसी भी राष्ट्र को उसके गंतव्य तक नहीं ले जा सकता। आजादी से 70 साल बीत चुके हैं, अभी तक समाज में, राष्ट्र में, नागरिकों में, जनता की न्याय की परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई। सवाल ये है कि आखिर कब तक लोगों को बताते रहेंगे कि हम लोग आजाद हैं। आजादी का मतलब केवल न्याय से होता है। न्याय का कंसेप्ट ज्यादातर लोगों को ये समझाया गया है कि जो कचहरी में होता है। कचहरी में किसी झगड़े का निपटारा होता है, फैसला होता है,
न्याय नहीं होता। न्याय एक सिद्धांत है जिस पर आधारित पूरी व्यवस्था खड़ी होती है। न्याय के कंसेप्ट पर आधारित नियम, नीति, निर्णय किए जाते हैं। बात स्पष्ट है कि अगर न्याय के सिद्धांत पर हमारी संवैधानिक संरचना खड़ी ना हो, न्याय के सिद्धांत पर अगर हमारा पॉलिसी मैटर खरा ना उतरे, न्याय के सिद्धांत पर अगर न्यायालय खड़े ना उतरे, तो किसी देश की जनता सुख शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत नहीं कर सकती। न्याय का कंसेप्ट सिर्फ इतनी बात कहता है कि एक नागरिक और दूसरे नागरिक के बीच में किसी भी प्रकार का, चाहे वो जातिगत आधार हो, चाहे वो वंशगत आधार हो, रंगगत आधार हो, लिंगगत आधार हो, जाति, वंश, रंग, लिंग, क्षेत्र, भाषा के किसी भी आधार पर दो नागरिकों के बीच कोई विषमता का व्यवहार नहीं होना चाहिए, कोई वैषम्य नहीं होना चाहिए। निष्पक्षता पूर्वक दोनों के हितों का संरक्षण ही न्याय है। कोई भी दो लोगों के बीच जो पारस्परिक व्यवहार है, एक नागरिक और दूसरे नागरिक के बीच का जो हिताधिकार है, वो समुचित रूप से प्रतिष्ठित हो। अरे महाराज थोड़ी देर शांत हो जाओ। इतनी सी कुल बात है जो पिछले 70 साल से प्रतीक्षित है, और इस पे तमाम राजनीतिक दल, 1000 से अधिक राजनीतिक दल कार्यरत है, जिनमें से 2-4 प्रमुख दलों को आप जानते हैं। उन दलों को वोट करते हैं, कभी इस दल को वोट करते हैं, कभी उस दल को वोट करते हैं, और वो चलते रहते हैं। देश में निष्पक्षता आजादी के 70 साल बाद भी प्रतिष्ठित नहीं हुई। एक को शिक्षा दी जाती है, दूसरे को नहीं। एक को रोजगार दिया जाता है, दूसरे को नहीं। एक बस्ती को सड़क पानी दी जाती है, दूसरे को नहीं। एक वर्ग को संरक्षण प्राप्त होता है, दूसरे को नहीं। तो ये शिक्षा, रोजगार, आवासीय सुविधा, चिकित्सा, संरक्षण सेवाएं, ये 4 चीजें होती हैं किसी भी राज्य में, जिनके आधार पर ये मापा जाता है कि नागरिकों के बीच में ये चारों सेवाएं समान और उचित रूप से सुलभ हैं या नहीं है। न्याय का कुल इतना सिद्धांत होता है। नागरिकों के बीच ये न्यायशीलता प्रतिष्ठित करने के लिए ही राजनीति में राजनीतिक दलों को बनाया जाना था। संविधान की उद्देशिका में साफ साफ लिखा है कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय स्थापित करना ही संविधान का उद्देश्य है। आप सभी पढ़ते हैं, इसलिए इसमें इसकी घोषणा पत्र में संविधान की ये उद्देशिका दी गई है। देखिए इसमें साफ साफ लिखा है, जिसका आज तक किसी राजनीतिक दल ने पालन नहीं किया। संविधान में आपको यह अधिकार प्राप्त है आर्थिक न्याय का, संविधान में आपको अधिकार प्राप्त है सामाजिक न्याय का, संविधान में आपको ये अधिकार प्राप्त है राजनीतिक न्याय का। जहां तक आर्थिक न्याय का सवाल है, आप सब जानते हैं कि आर्थिक न्याय देश के किसी कोने में नहीं है। 70 साल से राजनेता आपको बरगला रहे हैं, पार्टियां आपको समझा रही हैं, मीडिया आपको इसकी जानकारी भी नहीं देता कि आज तक 70 सालों में आर्थिक न्याय नहीं हुआ। और संविधान का कुल उद्देश्य इतना ही उद्देशिका है संविधान की। इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, उसके समस्त नागरिकों को ये राष्ट्र लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुलभ कराया जाना चाहिए। आर्थिक न्याय अभी तक
किसी भी पार्टी ने आपके साथ नहीं किया। 5% वर्ग राजतंत्र में भी मोटे मोटे मकानों में रहता था, बाकी 95% आदमी घास फूस की झोपड़ियों में रहता था। आज का आंकड़ा भी वही है। शिक्षा भी 5% को मिलती थी, रोजगार 5% को मिलता रहा है, आवासीय सुविधाएं 5% को मिलती रही है। सभी चीजें जितनी भी हैं ये 5% लोगों तक सीमित हैं। आप इसे ठीक से देखिए। एक भी राजनीतिक दल आज तक इस संविधान के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया है, लेकिन आज तक किसी कोर्ट ने राजनीतिक दलों को कटघरे में भी नहीं खड़ा किया। आपने जब संविधान के उद्देश्य को पूरा नहीं करना तो आप राजनीतिक दल के रूप में कैसे काम कर सकते हैं? ये बात सच है। ना जनता के कटघरे में वो लोग खड़े हो पाए, क्योंकि प्रायः लोग शिक्षित नहीं हो पाते हैं, तो उनको जानकारी नहीं हो पाती। अब सोशल मीडिया के विकास ने, टेलीविजन के विकास ने, रेडियो के विकास ने, समाचार पत्रों के विकास ने जनता को शिक्षित किया। जनता शिक्षित होने के कारण उसकी प्रबुद्धता बढ़ी, तो हर वर्ग में जो 95% पीड़ित वर्ग था, अब वो चाहे वकीलों का वर्ग हो, चाहे पत्रकारों का वर्ग हो, चाहे डॉक्टरों का वर्ग हो, चाहे बिजनेसमैनों का वर्ग हो, चाहे राजनेताओं का वर्ग हो, इस सभी में ये वर्गभेद मौजूद है। 5% वकील हाई फाई हैं, सारे केस उनके पास जाते हैं, बाकी सबको उनके यहाँ नौकरी करनी पड़ती है। 5% पत्रकार हजारों करोड़ में गिरते हैं, बाकी सबको उनके अंडर में पत्रकारों को नौकरी करनी पड़ती है। 5% आप किसी को भी देखिए, डॉक्टर्स हाई फाई अस्पतालों के मालिक हैं, बाकी सबको उनके अंडर में नौकरी करनी पड़ती है। 5% राजनेता सब हाई फाई हजारों करोड़ में खेलते हैं, बाकी 95% राजनीतिक वर्ग को उनके अंडर में नौकरी करनी पड़ती है। 5% किसान, अभी यही मुद्दा उठा, 5% किसान सारी संपत्ति का मालिक होता है और 95% किसानों को उनके घरों में नौकरी करनी पड़ती है, उनके खेतों में नौकरी करना पड़ता है। 5% सभी वर्गों में ये मौजूद है। सारी संपत्तियां 1 से 5% लोगों के हाथ में सेंट्रलाइज है। ये 5% में कैसे आया है? क्योंकि देश में लोकतंत्र आया। पहले ये 1% होता था। आजादी के पहले के सब आंकड़े हंगात में तो आपको पता चलेगा कि 1% हाथों में सारी चीजें सेंट्रलाइज हैं। सारे रिसोर्स, सारे शिक्षा के साधन, सारे रोजगार के साधन, सारी आवासीय सुविधाओं के साधन, सारी चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग, पेंशन, आज भी पता करके देखें गूगल करके कि पेंशन कितने लोगों को मिलती है देश में। जब सारी बातें आप देख लेंगे तो पता चलेगा कि 5% लोगों के लिए चिकित्सा है, 5% लोगों के लिए शिक्षा है, 5% लोगों के लिए सुविधाएं हैं, 5% लोगों के आवास ठीक है, 5% लोगों की दुनिया ठीक है, 5% लोग सारी दुनिया को कवर कर रहे हैं। यहाँ से चाहे जिस कंट्री में चली गई, भारत में भी एमएसपी की मांग कर रहे थे किसान लोग, तो किसी ने सर्च करके बताया कि एमएसपी की तुम मांग क्यों कर रहे हो? केवल 5 से 6% लोगों को ही अब तक एमएसपी का लाभ प्राप्त हो पाया है। अखबारों में जब आप लोगों ने इसे प्रकाशित किया, छापा गया, लोगों ने पढ़ा तो लोगों के तोते उड़ गए। तो किसान आंदोलन नहीं था, 5% जमींदारों का आंदोलन था जो एमएसपी की मांग करता है। एमएसपी उनको चाहिए, राजकोष से पैसा आपको दिया जाए, इसे एमएसपी कहते हैं। जिसको चाहिए ऊपर के 5% आदमी। किसान है तो वो पूरा पैसा चाहता है, उसका 5% आदमी। व्यापारी है तो सारी छूटें, सारे लोन्स आप उठा के देख लें, आप आजकल चकित रह जाएंगे कि हजारों हजार करोड़ के लोन्स चंद लोगों को दिए गए। वो 2-4 परिवार ऐसे होते हैं जो 1000 करोड़ उसको, 1200 करोड़ का लोन उसको, 1500 करोड़ का लोन उसको, और वो सब लोन लेके उसे जमा करने की लायबिलिटी भी अपनी नहीं माना करते।
अधिकांश तो अभी पीछे हम कहीं पढ़ रहे थे कि विगत कुछ वर्षों में 62,000 लोग भाग चुके हैं देश छोड़ के। किन लोगों ने, जिन्होंने ये सारी संपत्तियां इसी तरह से लोन के रूप में इधर उधर से सब जो आम जनता के सारे पैसे हैं उसको कबाड़ना, और जब बहुत बड़े पैमाने पर इकट्ठा हो जाए तो भाग जाना। इनका नाम बताने की हमको जरूरत नहीं, आप सब वाकिफ। सवाल ये है कि 5% वर्सेस 95% कब तक चलाना है, किसकी कोई लिमिट रखनी है, कोई टाइम स्केल इसका रखना है, या इसे चलाते ही रहना है। न्याय सभा न्याय के लिए काम कर रही न्याय स्थापना अभियान है, दरअसल ये पिछले 30 सालों से चल रहा है। अब इसे राजनीतिक रूप से दिलाया जा रहा है। ये कोई व्यावसायिक राजनीतिक दल के रूप में हमने इसे नहीं लॉन्च किया, बल्कि इसका उद्देश्य है कि जो लोग भी न्याय प्रिय हैं वे इसके सदस्य बने, सदस्य बन के अपनी सरकार का गठन करें। और एक इसमें सिस्टम दिया गया है कि ये आर्थिक न्याय, इसका संविधान का उद्देश्य कैसे पूरा होगा, वो होगा लोकतंत्र से, जो ऊपर लिखा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा ये देश। आज तक लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये देश नहीं है। आपको चूंकि पता नहीं है इसलिए आप सोचा करते हैं कि जो कहा जा रहा है वो सही है। जैसे एक स्टील के बर्तन को ग्लास कहते हैं और आप उसको मान लेते हैं कि ग्लास है। ग्लास माने जो डिक्शनरी देखो तो पता चलता है कि ग्लास का मतलब होता है कांच, शीशा, और स्टील का बर्तन भी ग्लास कहला रहा है दुनिया में। सब लोग उससे सहमत भी हो जाते हैं। उसी तरह से ये लोकतंत्र जो चल रहा है उसको आपको लोकतंत्र बताया गया है। उसमें ना लोग के हाथ में कोई सत्ता है, ना लोग के हाथ में कोई व्यवस्था है। तंत्र माने होता है शासन, लोग माने होता है जनता, जनता का शासन। और जनता का शासन, अभी जब लोग वहां किसान लोग सब बैठे हुए हैं पिछले 3 महीने से धरने पे, पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। उनका कहना है कि 3 विधेयक आप क्यों लाए। किसानों के लिए विधेयक लाया गया और किसान कहते हैं कि ये हमको इससे कोई लेना देना नहीं। वो कहते हैं नहीं तुम्हारे हित में है, वो कहते हैं हमारे हित में है, तो हम चिल्ला क्यों रहे हैं। किसी को आप चाय पिलाएंगे तो वो चीखेगा नहीं, वो खुश होगा। पानी पिलाओ, अगर उसका हित हो रहा है, उसकी प्यास बुझ रही है, तो वो नाराजगी क्यों व्यक्त करेगा। उसने कहा कि हमसे पूछ तो लो। जन सहमति के बिना जनता के ऊपर विधेयक बना के थोप दिए जाते हैं और कहा जाता है ये लोकतंत्र है, जनता का शासन है, जनता से कोई लेना देना नहीं उस बात से। और आज से नहीं, 70 साल से इस क्रिया को कर रहे हैं। केवल मोदी को बदनाम करने से कुछ नहीं होगा, केवल भाजपा को बदनाम करने से कुछ नहीं होगा, केवल कांग्रेस को बदनाम करने से कोई लाभ नहीं होगा। आप 70 साल से सारे दलों ने यही किया है। जनता से पूछे बिना एक जंगल राज की कहानी है पंचतंत्र में। नाम से पूर्ण संस्कारा सिंगस से क्रियते में गई स्विक्रमादित्य राज्यम स्वयमेव प्रगेत्रता, जिसमें ये कहा गया है कि जंगल के मृगों ने ना स्वागत किया ना सहमति दी, जबरदस्ती उसके सर पे चढ़ बैठे और राजा बन गए। बलपूर्वक सवारी गांठ लेना और उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी उनके विरुद्ध काम करते रहना, उनकी सहमति है ही नहीं। आप जबरदस्ती उसके ऊपर हर विधेयक, हर नीति और हर निर्णय थोप रहे हो। लोकतंत्र लाने के लिए, लोकतंत्र को समझने, इसमें सबसे बड़ी तो घोषणा है, यहाँ ये बताया गया है, इसे सभी को ये दिया जा रहा है कि लोकतंत्र वास्तव में होता क्या है। पहला इसकी घोषणा में यही शामिल है, पहले तो देश में लोकतंत्र स्थापित कर दो। लोकतंत्र, तंत्र माने शासन होता है, शासन के 2 हिस्से होते हैं, शासन सत्ता, शासन व्यवस्था। सत्ता में 3 चीजें होती हैं, विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका। शासन व्यवस्था में 3 चीजें होती हैं, नियम, नीति, निर्णय। विधायिका का काम है नियम बनाना,
माने कानून बनाना, विधान बनाना, मंत्री का काम है नीतियां बनाना, न्यायालय का काम है निर्णय देना। तो आपकी घोषणा क्या है, घोषणा बताएं आप। जी, घोषणा तो एक बोल रहा हाँ, नागरिक शास्त्र का यहाँ लगभग सभी को ज्ञान है, आप बताइए आपकी आपत्ति क्या है और चाहते क्या है? वही बताना जी। नागरिक साहब पढ़ाई नहीं तो आप ज्ञान कहाँ से होगा? कोई बात नहीं, सबने ज्ञान आप बताओ, अपने घोषणा पत्र बताओ कि आप क्या कहते ये हैं। घोषणा पत्र नहीं बोल रहा नागरिक साहब, नागरिक साहब ये सिविक्स पे बात नहीं करेगी, ये घोषणा पत्र का पहला मुद्दा उसे व्यवस्था से आपकी क्या आपत्तियां हैं? आपत्तियां नहीं, व्यवस्था तो होना ही चाहिए, व्यवस्था आपत्ति का विषय नहीं। हमको आपत्ति क्या होगा? व्यवस्था के लिए हम लोग भी काम कर रहे हैं। व्यवस्था शुद्ध होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, न्यायशील होनी चाहिए। और न्यायशील व्यवस्था हो तो आपत्ति किसी को क्या होगा? हमको क्या आपत्ति है? बैठे इतने किसान चिल्ला रहे, बैठे पूरे सभी लोग आंदोलन करते हैं, चारों तरफ आंदोलन, इतना भ्रष्टाचार था, अभी पीछे इतना बवाल बचा। व्यवस्था शुद्ध है कि काहे आंदोलन कर रहे हैं ना जाने को? व्यवस्था अगर शुद्ध हो, शिक्षा एक को मिल रही है, दूसरे को नहीं मिल रही है। गूगल करके देखिए, सूचना ये है कि 1 से 1.5% आदमी को ही मास्टर डिग्री तक पहुंचा है। नीतियां ऐसी अपनाई जाती हैं कि किसी को फीस नहीं जमा करने पर बाहर कर दो, किसी को 35% से बाहर कर दो, किसी को जाति के आधार पर बाहर कर दो, किसी को लिंग के आधार पर बाहर कर दो। ऐसे बाहर करते करते शिक्षा को मिनिमाइज कर दिया जाता है। क्यों? शिक्षित आदमी सब जानता तो वो एक समस्या बन जाता है। इसलिए एक शुद्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था न्यायशील होना चाहिए। क्या न्यायशील है? आप लोग सहमत हैं व्यवस्था न्यायशील है आपकी? नहीं, कोई नहीं। सब जानते हैं न्यायशील नहीं है। हम लोगों की घोषणा सिर्फ इतनी है कि व्यवस्था न्यायशील होना चाहिए। और ये हम आपको दे रहे हैं, आप आराम से पढ़ लीजिएगा घर पे जाकर। सभी पत्रकारों को हम ये दे रहे हैं, देश के सभी पत्रकारों को दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है, ये हम पिछले 15-20 साल से सबको दे रहे हैं। सरकारों को भी दे रखा है, मुख्यमंत्री के घर पे बैठ के हमने बातें करके ये करा। केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने, तीसरे दिन उनके घर पे हमारी मीटिंग हुई, हमारी प्रतिनिधियों के, हमारे संस्था की। उन्होंने उनको कहा कि देखो, शिक्षा पे 25% बजट पारित करो। शिक्षा 4 में से 1 जनाधिकार पहला, उन्होंने उसको स्वीकार किया। और अपने देश में पहली बार 25% शिक्षा बजट दिल्ली में देखने को मिला। स्कूल चमके, पहली बार ऐसे सुंदर सुंदर स्कूल दिखाई दिए, एसी तक लग गया। हम लोग 2-3% बजट बनाते रहे और जनता से पूछे भी ना अगर बनाओगे तो यही होगा। लोकतंत्र के अभाव में ही ये समस्याएं आ रही। आंदोलन कर करके लोग थोड़ा थोड़ा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो हमने उनसे कहा कि रोजगार का भी 25% बजट पारित कर दो, ये हमने उत्तराखंड सरकार को भी दिया। उत्तराखंड सरकार का हमारे पास एक बार पत्र आया कि इनके प्रस्ताव पर सरकार के सभी विभागों को जारी किया गया कि इससे काम किया जाए, उनसे कंसल्ट किया जाए। स्वामी जी, अब तो आपकी सरकार ही बनने जा रही है, तो 70 सीटों पे चुनाव लड़ोगे, आप उस पे मुद्दे पे बात करो। ये आपका जो विषय है ना, उत्तराखंड विधानसभा, आप तो उसे कहो, या तो आप पार्टी को आप समर्थन कर रहे हो, तो आप ये कहो कि आप पार्टी ने आपकी बात को मान के, नहीं, हम समर्थन नहीं कर रहे। तो आप बताओ 70 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, तैयारी, आप उस पर बात करो। बिल्कुल बिल्कुल, हम उसी पे बात कर रहे हैं कि हम लोग जो ये मुद्दे सामने लिखे हुए आप देख रहे हैं। मुख्य मुद्दा ये है हमारा कि लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप प्रतिष्ठित होना चाहिए। दूसरा, चारों जनाधिकार का ये न्यायशील जनाधिकार ये होने चाहिए। न्यायशील ये लोकतंत्र होना चाहिए और न्यायशील ये चारों जनाधिकार होना चाहिए। टेक्स्ट ये सामने है, आप सबको दिया भी है, आप सब आराम से पढ़ सकेंगे। और आप सबको हम वहाँ आश्रम में भी आमंत्रित करेंगे। हम हरिद्वार में रहते हैं, आप सब, आप में से मैक्सिमम आदमी शायद पहले भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कई लोग आमंत्रित हुए होंगे, आए भी होंगे। हम लोग पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, आज से नहीं। अब सत्ता में आने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? सत्ता में आने की जरूरत हमको नहीं, हम जनता को सत्ता में लाना। आप चुनाव लड़ोगे तो आप ही कहोगे, उसमें से नहीं आएगी। जनता कहाँ से सत्ता में आ जाएगी? हम बता रहे हैं, गिनती के लोग ले लोगे आप। वोटिंग पावर पर आकर इसे पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे, इसका सिस्टम पढ़ लेंगे। हमारी पार्टी सत्ता में आने पर भी सत्ता से बाहर हो जाएगी। कारण ये है, लोकतंत्र में किसी को सत्ता में आने का क्या अधिकार है? लोकतंत्र में लोग ही सत्ता में होता है। लोग
के आधार पे नेता, मंत्री और जज चुने जाने चाहिए थे, आपने आज तक नहीं चुने। तीन शासन के 3 अंग हैं, 3 में से आज तक जनता से चुनवाया ही नहीं गया। केवल आप सांसद चुनते हो, विधायक चुनते हो, नेता चुनते हो, ना मंत्री चुनते हो। मंत्री को अपने आप से बना देते हैं, कई तो जो संबंधित ही नहीं है उसको मंत्री बना देते, जो कभी चुनाव नहीं जीता। मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर है, कभी चुनाव नहीं, सब चीज बन गए, जनता से पूछा ही नहीं। कितना आप देखेंगे इसको कि लोकतंत्र है कहां? लोग के द्वारा जब तंत्र चले तब ना लोकतंत्र होगा। लोग से सहमति नहीं दी जाती, उसका मतदान ही नहीं दिया जाता। आप इसे सहमत है, असहमत है, अरे भैया 51% कम से कम तो पूछो। और यहाँ तक की स्थिति हुई है, जिस देश में बैठे हो उस देश का संविधान में आज तक लोकमत ही नहीं दिया गया। आप सब किस मुगालते हैं? यही सोचते रहोगे कि आप लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। संविधान जब लागू हुआ अभी तक इसका वोटिंग पेंडिंग है, क्योंकि डाउट है कि पता नहीं एंटी ना पड़ जाए। और कई देशों के संविधान में जब वोटिंग हुआ तो बाहर हो गए। यहाँ इसी डर से आज तक नहीं कराया गया क्योंकि उसमें न्यायशील बातें नहीं है, तो जनता को जिसके भी हित का उल्लंघन करेंगे वोट देने वाली नहीं। तो इसलिए कब तक इस डर से बैठे रहोगे? राजतंत्र की थोपे हुए हो और कहते हो लोकतंत्र है, किस मुगालते में हम लोग? वोटिंग कराओ ना, आपसे मांग करो ना। सारा मीडिया इसलिए चुप है क्योंकि जनता की तरफ से आप सब कुछ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ थे आप, संवैधानिक रूप से चौथा स्तंभ मीडिया, और मीडिया काम करती है उनकी तरफ से। हम लोग कह रहे हैं कि अगर आप चुनाव जीतते हो तो सबसे पहले ही मताधिकार दे दो। द्वादश मताधिकार जो भी पार्टी दे दे, बढ़िया। जिस दिन न्यायतंत्र सभा सत्ता में आएगी सबसे पहले उसी दिन वो ये 12 मताधिकार दे। अभी 1 मताधिकार आपको प्राप्त है और कहा जाता है कि लोकतंत्र है। 12 मताधिकार होते हैं लोकतंत्र के। कोई भी चीज आप नियुक्त कर सकते हैं और हटा नहीं सकते, अगर तो आपके हाथ में पावर नहीं, आप फंस गए। नेता चुनना, नेता हटाना, मंत्री चुनना, मंत्री हटाना, जज चुनना, जज हटाना, ये शासन के 3 हिस्से हैं। चौथे स्तंभ आप हैं। चौथे स्तंभ ये प्रेस क्लब में हम बैठे हैं इसलिए चौथा जो स्तंभ है वो पत्रकारिता, मीडिया, और 3 स्तंभ और चौथे स्तंभ को लाया क्यों गया था? क्या शासन आपको दिया गया? ना। चौथा स्तंभ को कहा गया था कि यहाँ लोकतंत्र बचाए रखना। किसको जिम्मेदारी दी गई? मीडिया को। लोग को जानकारी देते रहना, जनता को जानकारी देते रहना, वास्तविक बात से अवगत कराते रहना। कहीं ऐसा ना हो कि जनता को जानकारी दिए बिना ये सब कारनामे होने लगे, और हो गए 70 साल से ही हो गए। मीडिया should have played its role to establish the democracy in the nation. लेकिन मीडिया चौथा स्तंभ, हम सभी बड़े पत्रकारों से हमारी बातें हुई। कईयों ने तुमसे कहा कि आप क्या ये बातें अगर हम आपकी दिखा देंगे टेलीविजन चैनल तो बोले हमारा मालिक हमको निकाल देगा, मीडिया प्राइवेट। इसमें ये भी प्रावधान है कि चौथे स्तंभ के रूप में कमर्शियल मीडिया को बर्खास्त किया जाए और सभी पत्रकार सोशल मीडिया ज्वाइन करें, अपना सोशल मीडिया बनाएं और सोशल उसकी सामाजिक संस्था हो, उसकी नियुक्ति जनता द्वारा चुने हुए लोग उसके पदाधिकारी हों और वे लोग इसे चलाएं। आप लोग किसी मालिक के जब कर्मचारी होते हैं तो आप स्वतंत्र पत्रकार ही नहीं रहते। हमने कई बड़े दिग्गज कलाकार हैं, पत्रकार हैं, उनसे हमने बात की, उन तक ने हमसे यही बात कि हम एंकर मात्र हैं भैया। वो कहते हैं कहाँ हमारी नौकरी देने में तुले हुए, उसका मालिक प्राइवेट, वो कहता है प्राइवेट पोर्टल से बात करोगे कि जनहित की बात करोगे? जनहित के सारे मुद्दे हर मीडिया को हमने दे रखे हैं और आज तक उन्होंने उसको टेलीविजन पे नहीं दिखाया। हमने जब डिजिटल करेंसी का मुद्दा हमने दिया, पहला प्रस्ताव हमारा रजिस्टर्ड प्रस्ताव है, सारे कॉपीराइटेड है, पिछले जाने के नए वर्षों में हमने जब इसको दिया कि
करेंसी को डिजिटलाइज कर देने से भ्रष्टाचार 100% खत्म हो जाता है। जब अन्ना हजारे 11-12 में धरने पर बैठे थे, हमने उनको दिया तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ ये तो इफेक्टिव मेजर है, इससे 100% खत्म हो जाएगा। जब हमने मीडिया को दिया तो मीडिया ने जनता को नहीं बताया, मीडिया के हर पत्रकार के पास हमने दिया, लेकिन उन्होंने कभी इसे ना तो प्रिंट मीडिया ने इसे प्रकाशित किया, ना इसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसे प्रसारित किया। शिकायत है मीडिया से, तो क्या सरकार को मीडिया के पास नहीं? अरे मीडिया भी आजाद हो जाएगा क्या? अच्छा आप नहीं समझते, आप सब आजादी की चाहते? लगता है आपको आजाद हो जाएगा? आजाद ये जो बातें आप कर रहे हो इसमें कोई बात हो सकती है, ऐसा लगता है? ना हम करते हैं, बात करते हैं, हम करते हैं। वोट लेके एक ही काम करना है, पहले मीडिया आ जाए ताकि आप लोग जो प्रकाशित करना चाहे करें। तो आप भैया जब आप जिस संस्था में एक आदमी डाटा के कर्मचारी, तो अगर वो डाटा के अनुकूल बात करेगा तभी कर्मचारी कहेगा, ये कौन नहीं जानता। आप चौथे स्तंभ में जनता के कर्मचारी रहे कहां जाते हैं? किसी भामाशाह के कर्मचारी होते हैं। ये तो आप क्या, ये आपकी पार्टी में जो आपकी बात करेगा वो आपके साथ रहेगा, जो नहीं करेगा वो बाहर हो जाएगा ना ना। हाँ, जो भी न्याय के लिए कोई भी रह सकता है और टेस्ट होते हैं, ऐसे नहीं पूरा पढ़ लो तो सोच मिला है और सारा हमसे केवल क्वालिफाइड आदमी इसलिए जुड़ रहा है। इसमें बाकायदा टेस्ट पर आधारित है, सारा पात्रता अनुसार प्रतिनियुक्ति व्यवस्था का इसका प्रस्ताव है। कोई भी आदमी पार्टी में भी किसी पद पे जाने के लिए उसको किसी कद की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ पात्रता की जरूरत है। पात्रता का परीक्षण करवाइए, अगर आप पात्र सिद्ध होते हैं तो आप ही पदाधिकारी बनेंगे। हमारे यहाँ का एक टावर बच्चा है और वही इसका अध्यक्ष है। जब चुनाव आयोग ने उन्होंने बुलाया, उसकी एज बहुत कम थी, तो वो दाढ़ी रखते थे। उसने कहा कि वो लोग हंसे ना, तो जब उसको हमने भेजा, अब बड़े बड़े सारे दूसरे हैसियत के लोग जो हैं वो उसका आदर करते हैं। क्यों? जब पात्रता अनुसार ही है तो वो पात्र सिद्ध हो रहा है, उसकी नियुक्त करो। दूसरा आदमी का अध्यक्ष बने। हम जी उत्तराखंड में आपके चुनाव की क्या तैयारी है, बता सकते? सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल प्लान यही है कि हम लोग मैक्सिमम सीटों पर इस पे उतारें और अगर ये हर घर तक इसे जाने का भी प्रोग्राम, हर कार्यकर्ता हमारा, हम लोग आज से नहीं काफी दिनों से काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे लगभग न्याय जनसभा छाई हुई। ये उत्तराखंड में हम लोग पहली बार इसलिए उतर रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड ही इस पार्टी की जननी है। जब यही इसका जन्म हुआ है तो हम लोग इधर उधर करने के बजाय सबसे पहली बार यही पार्टिसिपेट करें। लोगों ने कहा दिल्ली करो बेहतर, हमने कहा दिल्ली क्यों, उत्तराखंड बेटर। क्यों? दिल्ली में हम अपना क्यों हेड ऑफिस बनाए, हरिद्वार में इसका हेड ऑफिस, और इसीलिए बनाया गया। क्यों? हम लोग भैया व्यावसायिक नहीं है, हम लोगों से जुड़ा हुआ हर आदमी जो न्याय प्रिय है, न्याय से सहमत है, वही केवल इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है। और हमारा नेता भी इसमें, आप जो चुनाव जीतने के बाद अपनी घरेलू संपत्ति छोड़कर वो सारी संपत्ति जमा करेंगे। क्यों? नेता दूसरी कोई संपत्ति, कृषि संपदा, वाणिज्य संपदा और राजकीय संपदा कोई भी पे धारण करने का अधिकार नहीं। अब अगर वो धारण करके गया है, किसान है और वो चला गया है, तो क्यों ना सारी जमीनें अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। जब एक आदमी वाणिज्यिक क्षेत्र में, स्वामी जी 5 साल बाद जब वो नेता नहीं रहेगा या हट जाएगा, सत्ता से बाहर जाएगा, तो जमीन वापस करोगे फिर? एक दिन के नेता को भी पेंशन मिले, आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? एक 3 पेंशन होल्डर नेता, सबसे अभी वही तो मुद्दा चल रहा है। हमने पेंशन दुआल का प्रस्ताव दिया हुआ है कि मजदूर को भी पेंशनर होना चाहिए। क्यों? 75 साल बाद उसको भी दर्द देता है बाल्टी उठाने में, अपने घर में खाना पकाने में, दुनिया भर की परेशानी उसको होती है, काम धंधा नहीं करने जाता है। 75 साल का आदमी कौन ईट हो सकता है? 75 के बाद केवल क्या नेता को ही पेंशन चाहिए? हमने कहा नहीं भैया, पेंशन इक्वल पेंशन दुआर होना चाहिए। कोई भी नागरिक जो 75 साल का हो जाता है, वो बूढ़ा हो जाता है, उसको दर्द देता है, वो काम नहीं कर पाता है, वो उतना फावड़ा नहीं चला सकता है, तो पेंशनर क्यों नहीं होगा? और ये पैसा कहां से आएगा? इसका प्रावधान में दिया हुआ है, सरकार को भी दिया हुआ है। इसे लागू कर दो, कम से कम इस देश के वृद्धों का तो उद्धार हो जाए। पेंशन टू ऑल का प्रस्ताव है,
ये जरूरी है। जैसे रोजगार दुआर होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट दुआर होना चाहिए, जैसे पेंशन दुआर होना चाहिए, रोजगार। और 75 साल तक किसी आदमी को रोजगार प्राप्ति का अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 40 साल हो गया तो अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? आगे कैसे जिएगा? जीविका कहते हैं रोजगार। जीविका माने होता है जीने का साधन। 74 साल का भी आदमी है तो भी अगर कलेक्टर बनना चाहता है तो उसे बनना चाहिए। वो पास करके दिखाता है तब आप नियुक्त करो। हम इन्हें कहते जबरन नियुक्त कर दो। लेकिन अगर पास करता है, योग्य है, तो आप नियुक्त करो। 75 साल तक काम करेगा, 75 के बाद पेंशन दो। पेंशन नहीं देते हो, इक्वल पेंशन होनी चाहिए। जितने पेंशनर हैं टोटल पेंशन की राशि को पेंशनर्स की संख्या से डिवाइड करो, जितना बनता है उतना पे करो। और प्यून टू प्रेसिडेंट, किसान टू नेता, सबका पेंशन होना चाहिए। पेंशन के बिना जिंदगी चलती नहीं। घरों में माता पिता सीढ़ी के नीचे जिंदगी कई गुजार रहे हैं। बच्चे सबके इतने अच्छे बड़े संवेदनशील भी निकलेंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। 95% बच्चे माता पिता की केयर नहीं कर रहे हैं, तो उनके पास कोई ना पेंशन है ना कुछ है। वो सिर्फ घर में लात खा रहे हैं, गालियां खा रहे हैं, थप्पड़ खा रहे हैं, बहुओं से पिट रहे हैं। तो ये कौन सा मानवीय जीवन हम बना रहे हैं? और इन्हीं व्यवस्थाओं, इन्हीं चीजों को दुरुस्त करने के लिए तो देश का गठन हुआ, राजकोष का गठन हुआ। और जब हम इन कामों को नहीं कर रहे हैं तो कैसी राजनीति, कैसा राष्ट्र, कैसा देश? स्वामी जी, 70 विधानसभा सीटों पर आप चुनाव लड़ने वाले हैं। जी। चुनाव में तो लाखों करोड़ रुपए खर्च होता है, उसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी आपको? आपने लोकतंत्र की परिभाषा सुनी होगी। वास्तविक परिभाषा है जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। ये लोकतंत्र की परिभाषा है। तो चुनाव का प्रचार भी इसी परिभाषा से ही होना चाहिए। जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए। लोकतंत्र में लोकतंत्र की परिभाषा से काम तो पैसे से नहीं, जनता से होना चाहिए। अगर आप सही बात करोगे तो हर आदमी आपका प्रचारक है। गलत बात करोगे तो पैसे से मजबूर ढूंढने पड़ेंगे, तो सब पार्टियों। जनता को पता है ना, जितने नेता आ रहे हैं, जिन्हें सत्ता दिखाई दे रही है, सब अभी फिलहाल बातें करते हैं। केजरीवाल पहले कुछ और बात करते थे, अन्ना हजारे पहले कुछ और बात करते थे, अब सब साफ है ना। पहले भी वो वही बात करते थे, आप गलत नहीं गए। पहले क्यों वही बात कर रहे थे, अब भी वही बात करते हैं, वही काम कर रहे हैं। उन्होंने सदा से वही बात, हर नेता ने जो पहले बात किया है वही बात कर रहा है। आज तक किसी ने नहीं कहा कि एजुकेशन दुबारा करने वाला है। आज तक किसी ने नहीं कहा एम्प्लॉयमेंट दुबारा। आज कौन केजरीवाल का बोला, कौन राहुल गांधी का परिवार बोला, कौन मोदी बोल रहा है इस बात को? किसने कहा पेंशन दुबारा होना चाहिए? किसने कहा कि सरकारी पदों पर समान वेतन होना चाहिए? न्याय की बात। किसने कहा कि किसान को प्रति परिवार 5 एकड़ जमीन मिलनी चाहिए? अगर ये कह देते तो भैया ये समस्या ही किसने कहने मात्र से नहीं करने से कहोगे तो करना पड़ेगा। जो आप कहे हो नहीं कह रहा हूँ, कहते बहुत कुछ है, होता क्या है? नहीं, जब भी आप देखो, आप अधिकार तो दो, पहले लोकतंत्र तो लाओ। लोग पावर क्यों नहीं देते हो? ताकि तुम कहीं के भी ना करो और वो लोग कुछ ना कर पाए। आप उसे हटाने का पावर तो दो। जैसे ही आप लोकतंत्र ले आओगे, नेता कितना नेता हटाना, अभी चुनते हो, हटाने नहीं देते हो। तो वो चला गया और उस दिन काम नहीं किया तो आप अगले दिन से बाहर करो। चलो राजनीतिक संस्था है, पहले सामाजिक संस्था अब इसे राजनीतिक संस्था के रूप में इसलिए उतारना पड़ा क्योंकि न्याय स्थापना अभियान के सारे पैटर्न सबको दिए गए, लोगों ने नहीं किया। इसलिए जरूरी है कि आप वहाँ जाएं और उस काम को करें जो लोग नहीं कर रहे हैं। और अगर ये कहेंगे कि वो नहीं कर रहा है या उसने नहीं किया है और आप बाहर से सिर्फ उसको कोसते बैठे रहेंगे तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं। सही बात ये है कि हम सभी लोगों को जनता के लिए एक सरकार कहीं न कहीं बनानी पड़ेगी। सबसे पहले लोकतंत्र लाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने इसलिए नंबर 1 पे ये है कि सबसे पहले महालोकतंत्र को प्रतिष्ठित करो। ये
हम लोग, हमारा परिचय भी कुल इतना ही है कि हम इस पार्टी को चलाएं, हमने इस संस्था को रन किया और आगे भी ये चूंकि सार्वजनिक है, हमारे रहने न रहने से फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा चलती रहेगी जैसे कि विगत तमाम वर्षों से चल रही है। देश पहले भी था भारत, अब भी है, आगे भी रहेगा। लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, तो हमारे रहने न रहने से या हम कौन है ज़्यादा महत्व का नहीं है। बात यह है कि देश होना चाहिए, न्याय से कोई पार्टी है तो पार्टी होनी चाहिए। मूल बात यह है कि जो दूसरे आपने बात कही कि कितने उस पर चुनाव ये खड़े करने हैं हम लोग करने में, उसका चूंकि यहाँ पे लगभग 70 सीटें हैं, तो 70 सीटों में कम से कम 35-36 सीटें चाहिए होंगी तब सरकार बनती है। हम लोग अब ये जो उद्देश्य है चुनाव जीतना नहीं, कम से कम इतना हो कि कोई पार्टी है और वो चुनाव में पार्टिसिपेट करती है, एक विकल्प तो है न्याय का। चारों तरफ अन्याय है, न्याय का कोई विकल्प ही नहीं है 70 साल से, तो न्याय का विकल्प आने पर कम से कम एक को शिक्षा तो दूसरे को शिक्षा, एक को रोजगार तो दूसरे को रोजगार, एक को सुविधा तो दूसरे को सुविधा, एक को संरक्षण तो दूसरे को। जब तक ये चीजें नहीं आएंगी तब तक आप तो ऐसे बजट बनाते रहेंगे कि थोड़े से 4-5% लोगों के हिसाब से बजट बनेगा, हमेशा बनता आ रहा है। तो एक कम से कम विकल्प तो दो समाज में। लोग अब कर रहे हैं नोटा पे, तो नोटा की जगह कोई तो दो, नहीं तो छोटा बड़ा रहेगा तो नोटा में जाएगा। नोटा कितना होता है? नहीं छोटे लोग करेंगे। अब देखो बसपा को खदेड़ा, भाजपा को खदेड़ा, कांग्रेस को खदेड़ा, यूपी में क्या हो रहा है? लेकिन वो बेचारे अनेक विकल्प तो ढूंढ रहे हैं, मगर वो करें क्या? इसको लाए, केजरीवाल को लाए, वो भी सब उन्हीं थैली के चट्टे बट्टे। समस्या ये है कि जब तक जनता की एक पार्टी बना दो, जनता के हिसाब से जनता की पार्टी कौन सी है जो ये अपने को हटवा सके, वो हटाने के लिए कहाँ अनुमति दे रहा है? अगर आप जनता को ठीक से इसके 12 मताधिकार होंगे और ये 12 मताधिकारों के अनुसार नेता चुन सकेगा, नेता हटा, मंत्री चुनेगा, मंत्री हटाएगा, जज चुनेगा, जज हटाएगा, और ये नियम पारित कर सके, नियम खारिज कर सके। अभी वो सरकार नियम पारित कर देती है, नियम आप देंगे ये सब अधिकार 100% पहले दिन किसी पार्टी से हम गठजोड़ होगा? गठजोड़ की जरूरत क्या है? गठजोड़ कोई पार्टी कहती है कि हम तैयार हैं आपकी बातों को। अगर आपकी सीट, आपकी उत्तराखंड में सीट कम आई तो कौन सी पार्टी आपको ऐसे छुट्टी वाले, बीजेपी, कांग्रेस, नहीं, यूकेडी, आप जो भी इसके लिए तैयार, उसके साथ मिलकर पहले से भी उनको दे रखा है, सबसे हम लोग बाकायदा बातें भी करते रहते फिर तो कोई पार्टी मिलने की नहीं आपको। हैं, ना मिली नहीं मिलती। यानी खाली चुनाव लड़ना उद्देश्य है, ये तो कोई माने ना माने, क्योंकि आपको भी पता है कितनी सीट आएंगी और हमसे पूछे बिना हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो हमसे पूछे बिना कोई सरकार चलाना मुश्किल है। क्यों? न्याय के कंसेप्ट पे 95% आदमी सहमत। हमने 2005-06 में एक जनमत संग्रह करना है देश में, उसका रिजल्ट ये है कि 99% हमारे पास इन राइटिंग रखा हुआ है सहमति पर। ये उतार इसलिए रहे हैं अब क्योंकि अब स्थिति हम लोग इतनी इसकी तैयार कर चुके हैं कि ये काम कर सकती है। बिना रियाज किए कमरे में अगर मंच पे तबला बजाओगे तो सिर्फ सड़े टमाटर आएंगे, अंडे फेंके जाएंगे, गालियां पड़ेंगी, उससे फायदा नहीं होगा। यानी आप फूल माला पहनने के लिए तैयार हैं? फूल माला पहनने की जरूरत हमको नहीं है। फूल माला ये न्याय कर लो, सब फूल माला ही है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि इसके साथ उतर रहे तो फूल माला पहनने की तैयारी, आपने रियाज पूरा कर लिया अपना। रियाज फूल माला तो बचपन से पहन रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि देश में न्याय होना चाहिए या नहीं। अगर आप सहमत हैं तो आप लोग भी हमारा समर्थन कीजिए, और हम लोग क्या, आप चुनाव लड़िए ना, हम आपको बता रहे हैं, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आप बता दो कि आप ये करोगे ईमानदारी से, आप खड़े हो जाओ, हम आपको नेता बना देंगे। और चुनाव जीतोगे, अगर ये नहीं करोगे तो इसमें नियम है, इसमें दिया हुआ है कि आपको वापस करेंगे। आपको किसी बड़ी पार्टी से डिपेंड करना पड़ेगा जिसकी सत्ता में, जो सत्ता में है या थे, या आपको लगता है आप 2-4 सीट जीत के थोड़ा कुछ कर एक लोगे? बात बताइए, 90 के पहले भाजपा के पास 2 सीटें, आज उनकी पूरी बैच सरकार है। सवाल ये है कि अगर वो न्याय करना चाहते और कर देते तो उनको अवसर तो मिला ही। अगर कांग्रेस नहीं कर रही थी और ये आए थे, अगर करना चाहते तो कर ही देते। क्या उनको कांग्रेस का समर्थन करना पड़ा? नहीं ना, ऐसा जरूरत नहीं थी। न्याय जनसभा खुद ही जहाँ एक स्टेट में किया जाती है तो ये पर्याप्त है, दूसरे स्टेटों में अपने आप आएगी।
ठीक। आपका पूरा नाम? हाँ जी, अरविंद। हाँ, वो लिखा हूँ साहित्य